रिश्ते चाहे सगे हो या सौतेले, अगर निभाने की चाहत हो तो इंसान खुशी खुशी हर रिश्ता निभा सकता है। मेरा बेटा बीमार था, मेरे पास उसकी दवाई के पैसे तक नहीं थे। मैंने बड़ी मुश्किल से किसी से 1000 रुपये उधार लिए। मुझे उम्मीद थी कि वह मेरी मदद जरूर करेगी। पैसे लेकर मैं घर आ गई। मैंने पहले तो ये सोचा कि बच्चे को डॉक्टर के पास लेकर जाऊंगी, लेकिन फिर ख्याल आया कि खाली पेट दवाई असर नहीं करती, तो फिर खाली पेट दवाई खाने का कोई फायदा नहीं होगा। मेरे पास वही 1000 रुपये थे, जिससे मुझे अपने बच्चे को खाना भी खिलाना था और उसकी दवाई का इंतजाम भी करना था। पहले बच्चे को खाने के बारे में सोचकर मैं बाजार गई, सब्जी वाले से सब्जी खरीदी। मेरे पास वही 1000 रुपये थे और डरते डरते मैंने उन पैसों से 500 का नोट उसे दिया। न जाने सब्जी कितनी महंगी होगी, लेकिन सब्जी वाले ने मुझे 450 रुपये वापस कर दिए। घर आकर मैंने पैसे गिने तो मुझे लगा कि उससे गलती हो गई, क्योंकि उसके पास बहुत भीड़ थी। मेरे दिल ने कहा कि वह बहुत गरीब आदमी है, वापस जाकर उसे उसके पैसे देने चाहिए। लेकिन दिमाग ने कहा शायद ये भगवान की तरफ से मदद है। पहले जाकर बच्चे की दवाई ले आई। मैं खुशी खुशी अपने बच्चे को डॉक्टर के पास लेकर गई और दवाई लेकर आई। बच्चे को खाना खिलाकर सुलाने के बाद मैं सब्जी वाले के बारे में सोचने लगी कि न जाने बाद में उसे अपनी गलती का एहसास हुआ होगा तो वह कितना पछताया होगा। मेरे पास कुछ पैसे बचे थे। मैंने दिल में सोच लिया कि सुबह सुबह ही जाकर उसे बाकी के पैसे दूंगी, और अगर कम पड़े तो उसे बता दूंगी कि मैं बाद में तुम्हें दे सकती हूँ। यकीनन वह मान जाएगा। लेकिन मुझे क्या मालूम था कि यह सब्जी वाले की गलती नहीं थी, बल्कि शायद मेरी ही गलती थी। मेरा रिश्ता एक गरीब घर से था। मेरे पापा शराबी थे और मेरी माँ लोगों के घरों में काम करती थी। मेरे पापा मेरी बड़ी बहन को जुए में हार गए थे, जिससे हम दोनों बहनें एक दूसरे से जुदा हो गई थी। मैंने बड़ी कोशिश की कि मैं अपने पापा की बुरी नज़र से बच सकूं, लेकिन होनी को कौन टाल सकता है। आखिरकार जब मैं 16 साल की हुई तो मुझे भी मेरे पापा जुए में हार गए। फिर मेरी शादी हो गई और मैं अपने पापा जैसे ही एक शख्स के घर में आ गई थी। मैं अपनी माँ की तरह लोगों के घरों में काम करती थी और अपनी कमाई अपने जुआरी पति के हाथों से बचाने के लिए तरह तरह की कोशिश करती थी। कभी कपड़ों की पोटली में पैसे छुपाती तो कभी राशन के डिब्बे में, लेकिन वह फिर भी मेरी कमाई मुझसे छीन ले जाता था। मेरे 3 बच्चे थे और मुझे खुशी इस बात की थी कि भगवान ने मुझे तीनों बेटे दिए थे। कोई बेटी नहीं थी जिसे उसका बाप मेरी तरह बेच देता। इसी तरह समय गुजर रहा था और मेरी जिंदगी यूं ही चलती रही। कभी हफ्तों बाद मेरे पति को मेरे घर की याद आती तो वह घर आ जाता। जो भी कीमती सामान उसे नजर आता उसे उठाकर बेच देता। अगर उसे कुछ भी नहीं मिलता तो वह मेरे साथ मारपीट करने लगता था। अगर मेरे बच्चे मुझे बचाने की कोशिश करते तो वह बच्चों को भी मारने लगता। मुझे बस इस बात का सुकून था कि घर मेरा अपना था और वह ये घर नहीं बेच सकता था, क्योंकि मेरे ससुर जी ने मेरी शादी के बाद ही अपने बेटे की हरकतों को देखते हुए ये घर मेरे नाम कर दिया था। उन्होंने अपने जीते जी ये काम बहुत अच्छा किया। कम से कम मेरे बच्चों से सिर पर छत तो है जो उनका बाप छीन नहीं सकता। मेरे आसपास के घरों में जो औरतें थी वे भी मेरी ही जैसी थी, मेहनत करती और अपने बच्चों का पेट पालती। आज छोटे बच्चे की बीमारी की वजह से मैंने एक ईमानदार इंसान का हक मार लिया था और ये चीज मुझे चैन नहीं लेने दे रही थी। कुछ दिनों बाद जब बेटे की तबीयत कुछ बेहतर हुई और मुझे तनख्वाह मिल गई तो मैंने सोचा कि मुझे उस सब्जी वाले का उधार चुकता कर देना चाहिए। मुझे कुछ सब्जी चाहिए थी, इसलिए मैं दोबारा बाजार गई। उस सब्जी वाले ने मुझे देखकर भी अनदेखा कर दिया और बाकी ग्राहकों को सामान देने लगा। मुझे उसके इस रवैये पर बहुत हैरानी हुई। शायद वह इसलिए मुझे देखकर अनदेखा कर रहा था कि सबसे निपटकर वह मुझसे बात करेगा। खैर, मुझे तो उसके पिछले पैसे देने थे और इसी वजह से मैं इस सब्जी वाले के पास आई थी, इसलिए मैं चुपचाप खड़ी रही। सबसे निपटकर वह मेरी तरफ देखकर बोला, क्या चाहिए? मैंने उसे बताया, आपने पिछली बार मुझे ज़्यादा पैसे वापस दिए थे,
लेकिन उसने मेरी बात को अनसुना कर दिया और पूछने लगा, अभी क्या चाहिए। मैंने कई सब्जियां उसे बता दी और वह तोलने लगा। फिर सब्जियां तोलने के बाद मैंने उससे पूछा, कितने पैसे हुए। वह मेरे चेहरे की तरफ देखने लगा और जो उसने मुझसे कहा उसे सुनकर मुझे झटका सा लगा। उसने मुझसे सिर्फ 50 रुपये मांगे थे। मुझे लगा कि उससे गलती हुई है, इसलिए मैंने 500 का नोट निकालकर उसे दिया, लेकिन उसने 50 ही काट कर बाकी के 450 रुपये वापस कर दिए। जब मैंने उससे कहा, सब्जी तो बहुत महंगी है, तो उसने मेरी बात काटकर दूसरे ग्राहक की तरफ ध्यान देना शुरू कर दिया। हैरान होकर मैं घर आ गई और फिर ये रोज का सिलसिला बन गया। मैं जब भी उस सब्जी वाले की दुकान पर जाती, मैं जितने रुपए की भी सब्जी लेती, वह मुझसे केवल 50 रुपये ही लेता था। कभी कभी सब्जी 200 से 300 तक भी होती थी, लेकिन वह मुझसे 50 से ज़्यादा नहीं लेता था। वह हमेशा इंतज़ार करता कि सारे ग्राहक चले जाए, फिर पहले मुझे सब्जी देता ताकि किसी को मालूम न हो सके कि इतनी सारी सब्जी का वह मुझे केवल 50 में दे रहा है। शुरू शुरू में तो मुझे ये बात बहुत अजीब लगती थी, लेकिन जब सब्जी के पैसों की बचत से मेरे घर की बहुत सी ज़रूरतें पूरी होने लगी तो मैंने इसे स्वीकार कर लिया। बल्कि अब मैं हमेशा सब्जी लेने के लिए उसकी दुकान पर ही जाती थी। कम से कम 3 महीने हो चुके थे। मैं रोजाना सब्जी लेने जाऊं या हफ्ते में एक बार, जब भी जाती वह मुझसे केवल 50 रुपये ही लेता और अच्छी वाली सब्जी निकाल कर देता था। मैंने अपने आसपास मौजूद किसी को भी इस बारे में नहीं बताया था, क्योंकि वह किसी और को इतनी सस्ती सब्जी नहीं देता था। मैं कोशिश करती कि बार बार उसके पास ना जाऊं, लेकिन उसके सब्जी के बचे हुए पैसों से मैंने अपनी बहुत सी ज़रूरतें पूरी करना शुरू कर दिया था। मैंने अपने एक बेटे को सरकारी स्कूल में भी पढ़ने के लिए डाल दिया था, इसलिए मुझे उसी से सब्जी लेनी पड़ती थी, क्योंकि किसी और दुकान से लेने में मुझे पूरे पैसे देने पड़ते जो मैं नहीं दे सकती थी। मैं हमेशा यह सोचकर जाती कि किसी दिन जरूर पूछूंगी कि 50 का क्या मामला है और वह मुझे इतनी सब्जी क्यों देता है। लेकिन उसके लिए ज़रूरी था कि उसकी दुकान पर कोई ग्राहक न हो। लेकिन जब भी मैं जाती, उसके दुकान पर ग्राहक होते थे। कभी मेरी सब्जी खरीदने के दौरान आ जाते तो कभी पहले से ही मौजूद होते। मुझे उससे बात करने का मौका नहीं मिलता था। अगर इस पूरे मामले में उसका कोई गलत मकसद होता तो मैं एक औरत थी, मुझे अंदाजा हो जाता उसके गलत नीयत का, लेकिन उसका ऐसा कोई इरादा नहीं था, क्योंकि उसने कभी मुझे नज़र उठाकर भी नहीं देखा था, बल्कि वह किसी औरत को नज़र भर भी नहीं देखता था, और यही उसकी शराफत की दलील थी। सवाल यह था कि अगर वह मेरी गरीबी पर तरस खाकर मेरी मदद करता था तो ऐसे बहुत से लोग थे जिन्हें मदद की जरूरत थी। लोग तो ऐसे भी थे जो 2-3 दिन तक भूखे रहते थे। फिर वह उन लोगों की मदद क्यों नहीं करता, मेरी मदद क्यों करता है? यही सवाल मुझे सोने नहीं देता था, और मेरे हर सवाल का जवाब सिर्फ सब्जी वाले के पास ही था। लेकिन मुझे उससे बात करने का मौका ही नहीं मिल रहा था। हर दिन जिस घर में मैं काम करती थी, वहाँ किसी दिन बहुत बड़ी दावत थी। मालिक ने मुझसे कहा कि मैं बाजार से सब्जी ले आऊं और राम सिंह की मदद करूं। मेरे कदम खुद ब खुद उसकी दुकान की ओर बढ़ गए। मैंने सोच लिया था कि आज तो अच्छी और ज़्यादा सब्जी चाहिए, तो जो कम से कम 2-3 हज़ार रुपये की होगी। आज देखती हूँ सब्जी वाला क्या करता है। जब मैंने सारी सब्जियां तोलवाई तो मुझे उसके चेहरे पर हैरत नजर आई, लेकिन फिर उसने खामोशी से सब्जी तोलना शुरू कर दिया। जब पैसों की बारी आई तो मैंने उसके हाथ में 5,000 रुपये दिए, जो मुझे मालकिन ने दिए थे। लेकिन हमेशा की तरह उसने इन 5,000 रुपये में से भी 50 रुपये काट कर बाकी रकम मुझे वापस कर दी। तब मैंने उससे कहा कि मैं ये सब्जी अपनी मालकिन के लिए लेकर जा रही हूँ। उसके हैरान चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई और उसने सारी सब्जी के पैसे काटकर 2,000 रुपये मुझे वापस कर दिए। तब मुझे यकीन हो गया कि वह सिर्फ मुझे ही सब्जी कम पैसों में देता है। उसकी दुकान पर उस समय भी कुछ ग्राहक मौजूद थे, इसलिए मैं उससे सवाल नहीं कर सकी। उस दिन मैं सारा दिन दावत में लगी रही और फिर अगले दिन 2 दिन तक मुझे समय नहीं मिला कि मैं सब्जी वाले की दुकान तक जा सकूं। कुछ दिनों बाद जब मैं उसकी दुकान पर गई
तो वहाँ उसके साथ एक लड़का भी मौजूद था जो दुकान पर काम कर रहा था। हमेशा की तरह उसने मुझे 50 में सब्जी दी, लेकिन उस लड़के की वजह से मैं कोई सवाल नहीं कर सकी। कुछ दिनों बाद मैं दोबारा दुकान पर गई तो फिर वही लड़का था। सब्जी वाला खुद दुकान पर मौजूद नहीं था। मैं कम पैसों में सब्जी लेने की आदी हो चुकी थी, लेकिन मुझे हैरत तब हुई जब उस लड़के ने भी मुझे सारी सब्जियां 50 रुपए में दे दी। मैंने उस लड़के से सवाल किया कि उसने मुझसे सिर्फ 50 रुपए ही क्यों लिए, तो उसने बताया कि ये बात तो उसे खुद ही समझ नहीं आ रही थी कि उसके दुकान के मालिक ने ऐसा क्यों कहा है। वह तो सिर्फ मालिक का कहा मान रहा था। दुकान के मालिक ने उससे कहा था कि जब भी मैं कोई भी चीज़ लेने आऊं तो सिर्फ 50 रुपए ही लेना। आज भी मैंने सब्जी ली जिसकी कीमत लगभग 300 रुपये थी, लेकिन उसने मुझसे सिर्फ 50 ही लिए। मैंने उससे पूछा, तुम्हारा मालिक कब आएगा? तो इस पर उसने कोई जवाब नहीं दिया। अब तो मैं और भी ज़्यादा हैरत में पड़ गई और मुझे अपने सवालों के जवाब चाहिए थे। अब ये बात नामुमकिन सी लगने लगी थी, क्योंकि अब अक्सर दुकान पर वही लड़का हुआ करता था और सब्जी वाला खुद नहीं होता था। सब्जी तो मुझे पहले जैसे ही मिल रही थी, बल्कि और अच्छी मिल रही थी, लेकिन मुझे मेरे सवालों के जवाब नहीं मिले थे। इन दिनों मेरे दोनों बड़े बेटे स्कूल जाना शुरू कर चुके थे और मुझे उनके अच्छे भविष्य की उम्मीद नजर आने लगी थी। यह सब उस कम कीमत में मिलने वाली सब्जी की वजह से ही मुमकिन हुआ था, क्योंकि इससे पहले तो मैं सिर्फ बच्चों के 2 वक्त की रोटी की चिंता में उलझी रहती थी। लेकिन जब मेरे पास कुछ पैसे बचने लगे तो मैंने उसकी पढ़ाई के बारे में भी सोचना शुरू कर दिया था। अब मुझे उम्मीद थी कि मेरे बच्चे पढ़ लिख कर किसी मुकाम तक पहुंच जाएंगे और शायद मेरी जिल्लत भरी जिंदगी खत्म हो जाएगी। जब ये सिलसिला चल पड़ा तो मैंने हिसाब किताब रखना शुरू कर दिया। मैं ज़्यादा पढ़ी लिखी तो नहीं थी, लेकिन हिंदी किसी हद तक पढ़ लेती थी, इसलिए अपने तरीके से मैंने सब्जी का हिसाब लिखना शुरू कर दिया। इसके पीछे मेरा बस यही ख्याल था कि अगर कभी मेरी जिंदगी में ऐसे पैसे हुए तो मैं सब्जी वाले का सारा उधार एक बार में चुका दूंगी। सब्जी वाले के इस राज को मैंने अपने बच्चों को भी नहीं बताया था, क्योंकि अगर वे दोस्तों से ये बात कह देते तो मेरे लिए मुश्किल खड़ी हो जाती। सबसे पहले सवाल मेरे किरदार पर उठते। मैं गरीब जरूर थी, लेकिन बद किरदार नहीं थी। लेकिन ये बात कोई नहीं समझता। लोग मुझसे सवाल करते कि वह इतने पैसों में तुम्हें सब्जी क्यों देता है। इस पूरे मामले को लगभग 7-8 महीने हो चुके थे और अभी तक मैं उस शख्स से सवाल नहीं कर पाई थी। आखिरकार एक दिन मुझे मौका मिल गया। मैं शाम को काम से लौट रही थी, इसलिए सब्जी लेने बाजार गई। उस वक्त दुकान पर सब्जी वाला खुद मौजूद था। वह दूसरा लड़का आज नहीं था और दुकान पर कोई ग्राहक भी नहीं था। मैंने जाते ही उससे सवाल कर दिया, तुम ये सब्जी सिर्फ 50 में ही क्यों देते हो और इसकी वजह क्या है? तुम मेरी इस तरह से मदद करते हो। उसने मुझसे कहा, मुझे सिर्फ ये बताओ कि क्या इस वजह से तुम्हारी किसी तरह से मदद हो सकती है। मैंने उसे बताया कि मैंने अपने दोनों बच्चों को स्कूल में एडमिशन करवा दिया है और घर की कई छोटी मोटी चीज़ें भी ले ली हैं जो पति की नज़र से बचा कर रखी हैं। उसने कहा, मैं यही चाहता था कि तुम्हारी मदद हो जाए। आज तक मैंने तुम्हारी तरफ गलत नज़र से कभी नहीं देखा और ये बात तुम भी जानती हो। मेरा मकसद सिर्फ तुम्हारी मदद करना था। लेकिन मेरा सवाल वही का वही था। अगर वह मदद करना चाहता था तो यहाँ बहुत से लोग थे जिन्हें उसकी मदद की जरूरत थी, क्योंकि जिस जगह उसकी दुकान थी वहाँ हम जैसे गरीब लोग ही रहते थे। वहाँ तो सभी गरीब थे, तो फिर वह मेरी ही मदद क्यों करता है? जब मैंने ये सवाल उससे किया तो वह घबरा गया और रुक रुक कर बोलने लगा, आपके सवाल का जवाब तो मेरे पास है, लेकिन मैं देना नहीं चाहता। जब मैंने जिद की कि वह मेरे सवाल का जवाब दे, वरना मैं अब उसकी दुकान से सब्जी नहीं खरीदूंगी, तो वह और ज़्यादा परेशान हो गया। उसने मुझसे वादा किया कि वह मुझे हर सवाल का जवाब देगा, लेकिन बदले में मुझे हमेशा उसकी दुकान से सब्जी लेनी होगी। मैंने उससे वादा कर लिया। तब उसने कहा, कल शाम के बाद मेरे घर आ जाना, मैं तुम्हारे हर सवाल का जवाब वहीं दूंगा। लेकिन मैं उसके घर नहीं जाना चाहती थी। उसने जल्दी जल्दी मुझे अपने घर का पता बताया। मैं इनकार करने ही वाली थी और चाहती थी कि वह मुझे
मेरे सारे सवालों का जवाब यहीं दे दे। लेकिन उसी वक्त दुकान पर एक और आदमी आ गया और मुझे खामोश होना पड़ा। मैं सब्जी उठाकर अपने घर वापस आ गई। अब मेरी पूरी रात इसी फिक्र में गुजरी कि आखिर उसने मुझे अपने घर क्यों बुलाया, और वो भी शाम के बाद। अगर मैं नहीं गई तो शायद सारी उम्र अपने सवालों का जवाब नहीं ले पाऊंगी, लेकिन अगर चली गई तो मेरे साथ वह न जाने क्या कर देगा, क्योंकि मर्द का क्या भरोसा। मेरी जिंदगी में आने वाले तो सारे मर्द वैसे ही मिले थे, सिर्फ ये सब्जी वाला मुझे कुछ ठीक लग रहा था। लेकिन इसने भी मुझे अकेले अपने घर पर क्यों बुलाया। सारी रात सोचने के बाद मैंने फैसला किया कि मुझे एक बार तो जाना ही चाहिए, और वैसे भी मैं इतनी कमज़ोर नहीं थी कि अगर वह मेरे साथ कुछ गलत करने की कोशिश करता तो मैं खुद को बचा न सकूं। अब मुझे बेसब्री से शाम का इंतजार था। मैं जल्दी से काम से वापस आ गई और अपने छोटे बेटे को दोनों बड़ों बेटे के पास छोड़कर उन्हें समझा दिया कि मैं थोड़ी देर में आ जाऊंगी, एक ज़रूरी काम से जा रही हूँ। मैंने अपने कुर्ते के अंदर एक छोटी छड़ी छुपा ली ताकि अगर ज़रूरत पड़ी तो वह मेरे काम आ सके। जैसे जैसे मेरे कदम उसके घर की तरफ बढ़ रहे थे, वैसे वैसे मेरी धड़कनें तेज होती जा रही थी। उसके घर के दरवाजे पर पहुंचकर एक बार तो मेरे दिल ने कहा, पलट जाओ, जो जैसा चल रहा है उसे वैसा ही चलने दो। मुझे क्या जरूरत है सवाल करने की। मेरी जरूरत तो पूरी हो रही है। मेरे बच्चे को खाना भी मिल रहा है, उनकी अच्छी पढ़ाई भी हो रही है, और घर की बाकी जरूरतें भी पूरी हो रही हैं। मुझे इस राज को राज ही रहने देना चाहिए। लेकिन मेरे अंदर की आत्मा मुझे चैन नहीं लेने दे रही थी। बार बार मेरे अंदर ये सवाल आ रहा था कि एक बार अंदर जाकर पूछना चाहिए। आखिरकार मैंने दरवाज़ा खटखटाया। दरवाज़ा खटखटाते ही मेरा दिल और तेज धड़कने लगा। मुझे लगा कि शायद यहाँ आकर मैंने गलत फैसला ले लिया है। इससे पहले कि मैं पलटकर वापस चली जाती, दरवाज़ा खुल गया और दरवाजे पर सब्जी वाला खड़ा था। मुझे दरवाजे पर खड़ा देखकर उसके चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। उसने मुझे अंदर आने के लिए कहा। अब जब यहाँ तक आई गई तो आगे भी हिम्मत करनी थी। मैंने डरते डरते घर के अंदर कदम रखा और अपनी बाजू के अंदर छुपी हुई छड़ी पर अपनी पकड़ मजबूत कर ली। जैसे ही मैंने अंदर कदम बढ़ाया, उसने तुरंत लाइट जला दी। रोशनी होते ही मेरी नज़र जिस चीज़ पर पड़ी उसे देखकर मैं सन्न रह गई। मुझे ऐसा लगा जैसे कमरे की छत मेरे सिर पर गिर पड़ी हो। जब मेरे पति ने मुझे मेरे माता पिता के हाथों से खरीदा था, तब से मेरा उससे कोई संपर्क नहीं था। मुझे नहीं पता था कि मेरे माता पिता और मेरी बड़ी बहन किस हाल में हैं। मैंने तो ये मान लिया था कि वे अब मेरे लिए मर चुके हैं। कभी कभी मेरी माँ का ख्याल आ जाता था, लेकिन शादी के 3 साल बाद ही मेरे पिताजी मुझे किसी जगह छोड़कर चले गए थे। उसके बाद उनका कोई पता नहीं चला। मैंने भी उन्हें मरा हुआ मान लिया था। मैंने कभी भी नहीं सोचा था कि मैं उनसे दोबारा मिलूंगी। लेकिन उस छोटे से कमरे के बिस्तर पर मेरे पिताजी लेटे हुए थे। उन्हें देखकर मेरा दिल घृणा से भर गया। हम लोग जिस हाल में भी हैं, सिर्फ इसी आदमी की वजह से हैं। लेकिन उनकी हालत इतनी खराब थी कि उनसे नफरत भी नहीं कर पा रही थी। मेरे पीछे खड़े सब्जी वाले ने मुझसे पूछा, क्या आपने इन्हें पहचाना? मेरी तो जुबान बंद हो चुकी थी। मैं उसे क्या जवाब देती। मेरी हालत देखकर उसने कहा, ये आदमी आपके पिताजी हैं, सिर्फ आपके ही नहीं बल्कि मेरे भी। ये सुनकर मुझे बहुत बड़ा झटका लगा। ऐसा कैसे हो सकता है? ये आदमी मेरा भाई कैसे हो सकता है? क्योंकि हम तो सिर्फ 2 बहनें थी। मुझे लगा था कि आज मेरे जीवन की सबसे बड़ी सच्चाई उजागर हो चुकी है और अब इससे बड़ा कोई झटका नहीं लगेगा। मैं आगे बढ़ी और पिताजी की हालत देखी। उनकी हालत बहुत खराब थी। उन्हें पैरालिसिस अटैक हुआ था। वह न तो जुबान से कुछ बोल सकते थे और न ही अपने हाथ हिला सकते थे। वह सिर्फ मुझे देखकर रो रहे थे। मेरी आंखों में भी आंसू छलक पड़े। मैंने सब्जी वाले, जो भी वह मेरे भैया निकला था, से पूछा, ये सब क्या है? तुम मेरे भाई कैसे हो सकते हो? हम तो 2 बहनें थी, फिर ये सब कैसे हुआ? उसने बताया, आपकी शादी के 1 साल बाद ही आपकी माताजी को पिताजी ने जुए में हार दिया था। लेकिन जुए में हारने से पहले इन्होंने खुद एक औरत को जुए में जीता था। मैं स्तब्ध रह गई
उसने आगे बताया, उस औरत को इन्होंने अपने घर को तो नहीं लाया, लेकिन उसे एक अलग जगह रखा। मैं उसी औरत का एक बेटा हूँ। मेरी सांसें थम सी गई। लेकिन फिर वह औरत कहाँ है? मैंने कांपते हुए पूछा। उसने गहरी सांस ली और कहा, उसी औरत ने मुझे जन्म दिया, लेकिन जन्म देते ही उसकी मौत हो गई। फिर तुम्हारी परवरिश किसने की? भगवान का करिश्मा देखिए, उसने कहा। जिस औरत को आपके पिता ने जुए में हारा था, यानी आपकी माँ, उन्हीं के हाथों मेरा पालन पोषण हुआ। उन्होंने ही मुझे अच्छे और बुरे की समझ दी। अब मेरी आंखों में और भी ज्यादा आंसू आ गए। उसने बताया, जब मैं थोड़ा बड़ा हुआ तो माँ ने मुझे सारी सच्चाई बता दी, ताकि मैं अपने पिता की राह पर न चलूं। लेकिन माँ कहाँ है? मैंने रुआंसी आवाज में पूछा। उसने सिर झुका लिया। 3 साल पहले उनका देहांत हो गया। मैं सन रह गई। उसने आगे कहा, जब मैं और बड़ा हुआ तो मैंने अपनी बहन के बारे में जानकारी लेने की कोशिश की। फिर मुझे पता चला कि आपकी शादी के बाद जब आपने एक बच्चे को जन्म दिया तो आपकी भी मृत्यु की खबर फैला दी गई थी। कहा गया था कि बच्चा भी नहीं बचा। मैंने गहरी सांस ली। इस दुनिया में अब मेरे सिर्फ 2 ही रिश्तेदार बचे थे, एक बहन और एक पिता। उसने कहा, फिर तुमने क्या किया? मैंने आप दोनों के बारे में जानकारी हासिल करने की कोशिश की। जब मुझे आपके बारे में पता चला तो मुझे बहुत दुख हुआ। तो फिर तुमने सब्जी की दुकान शुरू क्यों की? क्योंकि मैंने पढ़ाई लिखाई नहीं की थी, इसलिए कोई नौकरी नहीं कर सकता था। इसलिए मैंने सब्जी का ठेला लगाना शुरू कर दिया। पिताजी तुम्हें कहाँ मिले? एक दिन मुझे पिताजी सड़क पर बहुत बुरी हालत में मिले। मुझे उन पर तरस आ गया था और मैं उन्हें अपने घर ले आया। मेरी आंखें फिर भर आई। उसने कहा, पिताजी की देखभाल के लिए ही मैंने दुकान पर एक लड़का रखा था, ताकि मैं घर पर रहकर उनकी देखभाल कर सकूं। पिताजी न बोल सकते थे, न चल सकते थे। मैं कुछ बोल नहीं पा रही थी। उसने आगे कहा, जब मैंने आपके बारे में पता लगाया तो मैंने आपकी मदद करने की ठानी। लेकिन मैं ये नहीं चाहता था कि आपकी खुददारी को ठेस पहुंचे, इसलिए मैं सब्जी के पूरे पैसे लेता था, 50 रुपए। मैं अवाक रह गई। अगर मैं आपको फ्री में सब्जी देता तो शायद आप मेरी दुकान पर दोबारा नहीं आती। इसलिए मैंने वही तरीका अपनाया जिससे आपकी मदद भी होती और आपकी खुददारी भी बनी रहती। अब मुझे सब समझ में आ चुका था। मैंने जानबूझकर आपके किसी सवाल का जवाब नहीं दिया, क्योंकि मैं चाहता था कि आप जब खुद तैयार हो तभी इस सच्चाई को जाने। ये सब सुनकर मेरी आंखों से लगातार आंसू बहने लगे। मैंने भगवान का धन्यवाद किया कि अगर उन्होंने मुझे पति और पिता के रूप में अच्छे इंसान नहीं दिए तो भाई के रूप में एक फरिश्ता जरूर दिया। मैंने मन ही मन ठान लिया कि मैं अपने तीनों बेटों को सही रास्ते पर चलाऊंगी। उनकी पढ़ाई के साथ साथ उनकी परवरिश पर भी ध्यान दूंगी। अब तक मैंने अपनी परवरिश पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया था, लेकिन अब मैं इन्हें सही इंसान बनाऊंगी। इसके साथ मैंने अपने पिताजी को माफ़ कर दिया, क्योंकि उन्होंने जो हमारे साथ किया उसकी सज़ा उन्हें इसी जिंदगी में मिल चुकी थी। भगवान नरक में उनके बाकी का हिसाब कर ही लेंगे। मैंने अपनी माँ की तरफ से उन्हें माफ़ कर दिया। इसके बाद मैंने अपने भाई से वादा किया कि मैं अब उसके घर आती रहूंगी और पिताजी का ध्यान रखूंगी। फिर मेरे भाई ने मुझे एक और खबर दी। आपके पिताजी को बड़ी मुश्किल से कुछ लोगों की मदद से शराब छुड़ाने वाले केंद्र में भर्ती करा दिया गया। मैं चौंक गई। वह जल्दी ही एक अच्छे इंसान के रूप में आपके सामने आएंगे। उसने कहा, मेरे पास सब नहीं थे। मैं अपने भाई का धन्यवाद कैसे करूं, जो मेरी माँ का बेटा भी नहीं था, लेकिन सिर्फ उसकी परवरिश का कर्ज अदा करने के लिए मेरी हर संभव मदद कर रहा था। सच कहते हैं, परवरिश का असर खून से ज़्यादा होता है। उसकी रगों में खून तो मेरे पिताजी का था, लेकिन परवरिश मेरी माँ की थी, और माँ की परवरिश खून पर भारी पड़ गई। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करें, और हाँ, नोटिफिकेशन बेल को जरूर दबाएं ताकि अगली अपडेट सबसे पहले आपको मिले।